नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर 9 बजे का प्राइम बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन मिल चुका है। ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। 18 जनवरी को ईडी के सामने होना होगा पेश। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन भेजा जा चुका है। पूछताछ के लिए बार बार उन्हें बुलाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समन को इग्नोर कर रहे हैं और पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ना उन्होंने केवल ईडी के अधिकारियों पर बल्कि ईडी विभाग पर भी तमाम आरोप लगाए थे उन्हें फंसाने का, और साथ ही उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मेरी किसी तरह की कोई संलिप्तता इस मामले में नहीं है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहते हुए तमाम सवाल खड़े किए थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मेरा अगर सबसे बड़ा धन कुछ है तो वो है मेरी ईमानदारी। मेरी ईमानदारी पर सवाल खड़े करने के लिए पुख्ता सबूत लेकर एजेंसी आए तो मैं जाऊंगा, वरना मैं पेश नहीं होऊंगा, क्योंकि ये आरोप निराधार हैं, इसका कोई आधार नहीं है। हालांकि चौथा समन भेजा गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वो जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जरूर कहते नजर आए कि उनकी ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन गया। 18 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं और सीएम केजरीवाल अब आखिर क्या इस बार पेश होंगे या फिर इस बार भी अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेज दिया है और 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चलिए, तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कब कब बुलावा भेजा गया है। शराब नीति मामले में केजरीवाल को चौथा समन भेजा गया है और अब तक ईडी के 3 समन को लेकर कर चुके हैं वो इग्नोर। और पहला नोटिस 2 नवंबर 2023 को मिला था, दूसरा नोटिस 21 दिसंबर 2023 को मिला था और तीसरी बार जो नोटिस दिया गया वो 3 जनवरी 2024 को भेजा गया था। चौथा नोटिस जो है वो 13 जनवरी 2024 को मिला है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 समन अब तक अरविंद केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं, लेकिन 4 समन भेजने के बावजूद अब तक अरविंद केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए हैं, बल्कि इसके बदले उन्होंने ये जरूर किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने अपनी सच्चाई का, अपनी ईमानदारी का एक पर्चा उन्होंने जरूर दिखाया। लेकिन साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ना तो मेरे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ईडी के पास है और साथ ही जो केंद्र एजेंसियां है उसका सरकार दुरुपयोग कर रही है, मेरे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही मेरा नाम खराब करने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन 4 समन के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अगर वो बेगुनाह हैं और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ईडी दफ्तर पहुंचे और इस जांच में ईडी अधिकारियों की सहयोग करे, ना कि इससे दूर भागे। विपक्ष का भी ये कहना है कि अगर आप गलत नहीं है तो आपको ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए और वहां पर तमाम सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया जुड़ गई है। भावना, चौथा समन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जा चुका है, लेकिन अब तक न तो पहले पेश हुए और अब उम्मीद ये नहीं है कि चौथी बार भी वो पेश होने वाले हैं।
जी पूजा, कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा आज यानी कि 13 जनवरी को एक चौथा सम्मन भेजा गया है। इससे हम्म। पहले भी 3 सम्मन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं। हम्म। लेकिन किसी भी सम्मन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। हर बार सम्मन का जवाब दिया गया है, जिसमें लगातार ये कहा गया है कि ये जो सम्मन पहले 3 भेजे गए हैं, वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीति के प्रेरित होने के कारण ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं। उन्होंने हर बार ये कहा है कि वो ईमानदार हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके का आरोप नहीं है और इसी तरीके के दावे लगातार आम आदमी पार्टी भी करती नजर आ रही है। तभी जो है हर बार सम्मन का जवाब दिया जा रहा है, उनको राजनीतिक से प्रेरित होते हुए और गैर कानूनी बताते हुए। अब दोबारा ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा सम्मन जारी किया है, जिसमें 18 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी लगातार ये बातें कही गई हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पहले भी चुनावी दौरे रह चुके हैं और अब भी आने वाले समय में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गोवा का चुनावी दौरा है, तो कहीं ना कहीं ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि शायद इस सम्मन का भी जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजा जाएगा या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब इस चौथे सम्मन पर ईडी के समक्ष पेश होकर तमाम सवाल जो ईडी बिल्कुल, दिल्ली के देखिए मुख्यमंत्री क्योंकि अरविंद भावना आप केजरीवाल से जिक्र करना कर चाहती रही हैं। हैं कि तमाम राज्यों का दौरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और ऐसे में ये भी एक उनके पास रीजन हो सकता है कि वो ईडी दफ्तर ना पहुंचे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर चौथे समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो ईडी अधिकारियों के पास कानूनी तौर पर क्या अधिकार होगा? आगे क्या वो अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई कर सकते हैं या फिर इंतजार किया जाएगा उनके फिर से आने का, फिर से समन भेजा जाएगा? दूसरा सवाल ये कि अब अगर चौथी बार समन गया है और क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जांच में सहयोग वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल के पास भी क्या विकल्प बचता है? जी पूजा, जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो चौथा सम्मन भेजा गया है, अगर इस सम्मन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ईडी जो है वो कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले सकती है, क्योंकि ये जरूरी होता है कि किसी को भी जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो 3 नोटिस देना मैंडेटरी होता है और उसके बाद जो है वो कानून का सहारा लिया जा सकता है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर इस चौथे सम्मन का भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केवल जवाब भेजते हैं और पेश नहीं होते हैं तो ईडी द्वारा शायद कानूनी सहारा लिया जा सके। और वही बात रही तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर कानूनी रूप से सहारा लिया जाएगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलों का जरूर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर हो रहा है। विपक्ष का लगातार यही कहना है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो वो क्यों ईडी के समक्ष पेश नहीं होते और ईडी के तमाम सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, वो डरकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना यही है कि आखिरकार आने वाली 18 जनवरी को क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर जाते हैं या फिर इस संबंध का भी अपने दौरे के रहते। एक सवाल देखिए ये भी उठता है, जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं केंद्र सरकार पर कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं तो ईमानदार हूं, मेरे एक छवि को धूमिल करने की कोशिश चुनाव से पहले की जा रही है। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये चीज 1% हुई भी तो क्या इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल न केवल ईडी अधिकारियों के बल्कि क्या ईडी के खिलाफ वो कोई एक्शन ले सकते हैं? क्या ऐसा अधिकार भी अरविंद केजरीवाल के पास है? क्योंकि देखिए चाहे मनीष सिसोदिया की बात हम कर ले, चाहे संजय सिंह की बात कर ले, ये 2 नाम जब सामने आए थे तो बचाव अरविंद केजरीवाल ने इनका भी खूब किया था, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ? दोनों ही आरोपी पाए गए। ऐसे में ठीक क्या अरविंद केजरीवाल एक टाइम का इंतजार कर रहे हैं इसलिए वो पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए हर रोज जो ढुलमुल रवैया उनका नजर आ रहा है, या फिर वाकई उनके पास कानूनी तौर पर कार्रवाई करने का या फिर ईडी के खिलाफ कोई एक्शन लेने का अधिकार बचता है? पूजा, जिस तरीके से अभी तक की रणनीति उठाकर देखी जाए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी लगातार यही दावे ठोकती हुई आ रही है कि तमाम एजेंसियों द्वारा जांचें कराई गई, रेडें डाली गई, घर हो, बैंक लॉकर हो या फिर दफ्तर हो, तमाम जगहों पर जिस तरीके से रेड डाली गई, कहीं ना कहीं ईडी के या सीबीआई के हाथ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं लगा है। जिस तरीके से अगर बात की
जाए मनीष सिसोदिया के मामले में देखा जाए, जब मामला सुनवाई पर था तो कहीं ना कहीं ईडी द्वारा जो है रिटर्न में जो है जवाब जो जुडिशियल ही है उनके सामने रखा गया, लेकिन वर्बली किसी भी तौर पे जवाब नहीं रखा गया, जिसके कारण मनीष सिसोदिया को अभी आगे का वक्त भी जेल में काटना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी के समक्ष कोई पुख्ता सबूत नहीं है और बेबुनियादी तौर पे राजनीतिक से प्रेरित होते हुए इस तरीके की कार्यवाही की जा रही है। और रही बात कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई आगे अपने बचाव के लिए या ईडी के खिलाफ जाने का कोई ऑप्शन है, तो मनीष पूजा जिस तरीके से सम्मान दिए जा रहे हैं और लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन सम्मान का जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि आगे की रणनीति पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने तैयार करी हुई है। तभी लगातार जो बुलाने के बावजूद भी जो है सम्मान के बस जवाब दिए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मन में अभी खौफ नहीं है, क्योंकि पार्टी ने पहले से ही प्लान तैयार कर रखा है कि अगर ईडी एक्शन लेती है तो उसके ऊपर आखिर पार्टी का कदम क्या होगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। भावना, चले रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इंडिया गठबंधन की बैठक आज होगी। मीटिंग में 14 दलों के नेता शामिल होने जा रहे हैं। वर्चुअली बैठक करेंगे गठबंधन के नेता। ममता बनर्जी ने बैठक से किनारा कर लिया है। सीट बंटवारे और संयोजक के नाम पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके नाम का जिक्र विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट के तौर पर भी किया गया था, वो पार्टी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और नीतीश कुमार को ऑब्जर्वर बनाया जा सकता है, संयोजक बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अब देखना यह होगा कि 4 बार तो बैठक हो गई, 4 बार मुद्दा ठीक यही रहा। सीट शेयरिंग फॉर्मूला आखिर क्या होगा, संयोजक कौन होगा, पीएम कौन होगा, लेकिन इस पर कुछ फैसला निकलकर सामने नहीं आया। अब आज जो वर्चुअली बैठक हो रही है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, अब तक 4 बैठकों में ममता बनर्जी जो शामिल हुई थी, वो इस वर्चुअल बैठक में शामिल नहीं होने जा रही है। और आज जो बैठक होगी, इसमें संयोजक कौन होगा, इस पर बात होगी। और इंडिया पार्टी का आखिर अध्यक्ष कौन होगा, इस पर बात की जाएगी, जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 14 दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। यानी आज जो बैठक होनी है, इसमें 14 दलों के नेता शामिल होंगे, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में वर्चुअली नहीं जुड़ेंगी। इंडिया गठबंधन की बैठक बेहद खास, और आप ये समझिए कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस की ओर से भी लगातार बैक टू बैक बैठक की जा रही है। इसके अलावा अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो 4 बार बैठक हो चुकी है। अब जो वर्चुअली ये बैठक हो रही है, इसमें 14 दलों के नेता शामिल होंगे। चलिए, अब आपको बताएंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन की चुनौती क्या है। राज्यों में सीट बंटवारे पर कैसे सुलझेगी गुत्थी, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती। ममता और अधीर रंजन के बीच की जंग कैसे खत्म होगी। लेफ्ट और टीएमसी की अदावत बंगाल में कैसे सधेगी। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट में कैसे निकलेगा समाधान। बिहार में कांग्रेस लेफ्ट की डिमांड का क्या होगा। दिल्ली पंजाब में आप कांग्रेस में आखिर कैसे बैठेगा सामंजस्य। सीट बंटवारे का आखिर फॉर्मूला क्या होगा। नेता साथ आए, लेकिन कार्यकर्ताओं में कैसे होगा तालमेल। सनातन जैसे मुद्दों का क्या होगा। गठबंधन पर इसका असर क्या पड़ने वाला है। ये सबसे बड़े सवाल हैं कि आखिर इन सवालों का जो जवाब है, जो ये सवालों की पोटली पूरी तैयार हुई है, आखिर एक एक गांठ को किस तरह से इंडिया अलायंस खोलेगी, किस तरह से हर एक गुत्थी को सुलझाने का काम INDIA अलायंस करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बैठक आज होनी है, 14 दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे इसमें शामिल होंगे, MK स्टालिन इसमें शामिल होंगे, नीतीश कुमार इसमें शामिल होंगे और साथ ही खुद इसमें तमाम विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होने वाली है। उन्होंने इस बैठक से किनारा कर लिया है। वर्चुअली माध्यम से ये बैठक होनी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने किन कारणों से किनारा किया, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब क्या बाद में वो किसी बैठक में शामिल होंगी या अंदरूनी तौर पर किसी तरह की कोई नोकझोंक है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है।
चले तो अब आपको बताते हैं इंडिया गठबंधन की आपसी चुनौतियां आखिर क्या है। देखिए, ममता और अधीर के बीच की जंग आखिर खत्म कैसे होगी, जो अभी कुछ देर पहले भी हम जिक्र कर रहे थे। वहीं पहली बार पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। आपको याद होगा, जब पहली बार बैठक हुई थी सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, खुशी थी। 23 जून को पहली बार पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। 23 जून को जो पहली बैठक हुई थी उसमें 15 दल पटना की बैठक में शामिल हुए थे। जो पहली बैठक हुई थी उसमें 15 दल शामिल हुए थे। वहीं दूसरी बैठक देखिए 17 से 18 जुलाई के बीच हुई थी और इस दौरान बेंगलुरु में गठबंधन की बैठक हुई थी और इस दौरान भी फैसला कुछ नहीं निकल पाया था कि आखिर होना क्या है, इंडिया अलायंस का आखिर एजेंडा क्या होगा। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया लगातार जुड़ी हुई है। भावना, देखिए इंडिया अलायंस आज वर्चुअली बैठक करेगा। 14 दल के नेता इसमें शामिल होंगे, ये अब तक की जानकारी है। कौन कौन शामिल होगा, कितने बजे बैठक होगी, तमाम बैठक को लेकर अपडेट जो है, सबसे पहले ताजा अपडेट आपसे चाहूंगी भावना। जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था उसकी पहले भी बैठकें हो चुकी हैं। आज जो है जूम के माध्यम से जो है चौथी बैठक होने जा रही है और इसमें तमाम दल जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि लगातार अगर पिछली बैठकों की बात की जाए तो हर बार बैठक में एक समाधान निकालने की कोशिश की गई सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन तीनों ही बैठकों में बात की जाए तो किसी भी तरीके से कोई भी समाधान निकलता हुआ नहीं नजर आया। लगातार हर मीटिंग में जो है मीटिंगें चली, लंबी लंबी बैठकें चली, लेकिन उन बैठकों के बावजूद भी देखा जाए तो किसी भी तरीके का कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया। वहीं अगर आज की बैठक की बात की जाए तो ममता बनर्जी जो है उन्होंने जो है इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि हर तरीके से जब जब जो बातें इन बैठकों में रखी गई हैं उन तमाम बैठकों पे किसी न कहीं जो है एक निष्कर्ष निकलने वाली बात जो है वो अब तक नहीं देखी गई है। अगर दिल्ली में भी देखा जाए तो दिल्ली में भी अलग अलग जो है वो बैठकें चल रही हैं और हर बैठकों में एक निष्कर्ष निकालने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये भी अटकलें अब लगाई जा रही हैं कि जब तक अब जो तमाम जो ये कह लीजिए जो पार्टी के संयोजक हैं जब तक वो नहीं बैठेंगे तो शायद इन मीटिंगों का जो है ये अभी एक ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ट्रायल चल रहा है, क्योंकि अभी तक की मीटिंगों में कोई निष्कर्ष नहीं है। बिल्कुल। और तो जब देखिए, तक राष्ट्रीय एक तरफ संयोजक नहीं 8 बैठेंगे। महीने तक लगातार हो रही बैठक, मेहनत, चर्चा, लेकिन परिणाम शून्य। अब देखना यह होगा कि आखिर आज जो बैठक होगी एटलीस्ट इसमें संयोजक कौन होगा, कम से कम ये तय हो जाए तो भी इंडिया अलायंस के लिए एक सीढ़ी चढ़ने जैसा हो जाएगा। फिलहाल भावना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। आज से बीजेपी का नमो नव मतदाता कैंपेन शुरू होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरू करेंगे कैंपेन। 1 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। देखिए, हर बूथ स्तर को मजबूत करना बीजेपी की बड़ी प्राथमिकता है और ऐसे में हर बूथ को मजबूत करने के लिए और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी आज से नमो नव मतदाता कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है, जिसका उद्देश्य जितने भी नए मतदाता हैं उनको मतदान के प्रति उनका रुझान हो, इस पर फोकस किया जाएगा। और यहां वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का खबरों में। देश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। ठंड को लेकर कई जगहों पर भीषण शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। तो देश में शीतलहर यानी कि कोल्ड वेव का प्रकोप लगातार जारी है। ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज और कल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भीषण शीतलहर जारी रहने की संभावना जताई है, यानी कि ठंडी हवाएं काफी तेज चलेंगी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। साथ ही चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो
तो ठंड से बचाव के तमाम उपाय आप जरूर करिए, क्योंकि फिलहाल ठंड कम होती नजर नहीं आ रही है और ठंड के बीच शीतलहर की भी जो मार है वो आपको झेलनी पड़ेगी। तो शीतलहर यानी कि सर्द हवाएं आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को गर्म कपड़ों से ढककर ही बाहर निकलें। अगर आप सुबह के समय बाहर निकल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वार्म यानी कि गर्म कपड़े पहने। अगर आप शाम के टाइम बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप न केवल ठंड में बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने, बल्कि अगर आप अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से निकल रहे हैं तो फॉग को देखते हुए, धुंध को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत कम रखें, ताकि किसी भी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना से आप खुद को बचा सके। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और गिरावट के कारण ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। देश में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। चलिए, तो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे ठंड ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। आप ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी असम, दिल्ली, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, कानपुर उत्तर प्रदेश और गया बिहार। आप इन अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों का हाल देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली की, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं असम से गुवाहाटी की। देखिए आप किस तरह से धुंध का जो सफेद चादर है वो आपको 6 की 6 तस्वीरों में नजर आएगी। मेरठ उत्तर प्रदेश का जिला, उधर भी आप देखिए किस तरह से ठंड का प्रकोप है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक जिला, वहां पर भी कोहरा इतना ज्यादा है कि विजिबिलिटी लेवल बिल्कुल 0 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का हाल हम आपको दिखा रहे हैं और बिहार के गया जिले का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तस्वीरें जो है वो बिल्कुल सामान्य है, कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको साफ तस्वीरों में नजर आएगा कि लोगों ने गर्म कपड़े पहने हैं, धुंध छाई हुई है, ठंड बढ़ गई है, शीतलहर की मार आपको झेलनी पड़ेगी। चलिए, तो हमारे रिपोर्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आनंद का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ठंड का प्रकोप लगातार लोगों को झेलना पड़ रहा है और अब तो मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर भी अलर्ट रहने के लिए कहा है लोगों से। क्या है दिल्ली का हाल? दिल्ली वासी एक एक सांस को लेकर जहद करनी पड़ती है और इसी दौरान आप देखेंगे लगातार ये कोई आज पहली बात नहीं है। लगातार आप देखिए दिल्ली एनसीआर का आलम कुछ इस कदर ठंडा होता चला जा रहा है कि इससे पहले भी मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद अब एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें दिल्ली एनसीआर के साथ साथ नॉर्थ इंडिया की, उस तमाम हिस्से में भी अलर्ट जारी किया गया है और आप देखिए तमाम चीजों को लेके विजिबिलिटी इतनी कम है, क्या कहें, फॉग इतने कुछ इस पर चादर से शहरों को ओढ़ लिया है कि विजिबिलिटी कई जगह बहुत कम है, जिसके चलते वो पूरा ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा असर डाल रहा है। अगर आप ट्रेन की बातें करें तो ट्रेन अभी कई तक जितनी खबर आ रही, कम से कम 1 दर्जन ट्रेन लेट बताई जा रही है। और अगर बात करें फ्लाइट की, तो टेक ऑफ से लेकर तब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो लेट हो रही है और यही कारण है कि लगातार कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ कि ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा सके और उसके साथ साथ तमाम चीजें जो कि फ्लाइट के साथ साथ लोगों को कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अलर्ट शीतलहर का जारी किया, वही डॉक्टरों ने भी हिदायत दी है कि ये जो समय है इस वक्त आपको बेहद ही एक्टिव रहना और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो सीधे इसका असर आपके हेल्थ पर पड़ेगा और अल आलम आपकी तभी यानी तबियत खराब हो सकती है। आप देखिए मेरे आगे पीछे अगर आप देखेंगे तो तमाम चीजों में फॉग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात हो दिल्ली एनसीआर की, तो फॉग के साथ साथ पॉल्यूशन भी इसमें मिक्स होने के बाद आलम कुछ इस कदर बदल देता है। बिल्कुल, और देखिए ठंड में तो दिल्ली का हाल वाकई ऐसा हो जाता है जहां न केवल फॉग बल्कि पॉल्यूशन के कारण भी धुंध काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मोगा से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, मोगा का रुख कर लेते हैं। जिस तरह से लगातार लोगों को ठंड का प्रकोप झेलना पड़ रहा है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, मोगा में क्या स्थिति है, मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट जारी किया गया है?
जी बिल्कुल बात की जाए, जैसे कि मौसम विभाग ने जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि अगर हाईवे रोड की बात करें तो हाईवे रोड पे करीब 50 से 100 मीटर की जो है विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि अगले 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसमें जो पंजाब सरकार और मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें ये कहा गया है कि गर्म कपड़े पहन के निकले, ओवरटेक मत करें, स्पीड को कंट्रोल में रखें। ऐसी कई जो है एडवाइजरी जारी की गई है, तो उसको लेकर वो मौसम विभाग की तरफ से अगले 5 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जी चलिए, गाजियाबाद से भी हमारे संवाददाता हैदर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर अली, देखिए, मौसम विभाग की ओर से न केवल कोल्ड को लेकर, न केवल सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि बारिश को लेकर भी अलर्ट मौसम विभाग ने लोगों को पहले ही किया था। अगर हम बात पूरे उत्तर प्रदेश की करते हैं, गाजियाबाद की करते हैं, तो किस तरह की वहां आज स्थिति है क्या? क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर धूप निकली थी, तो क्या आज गाजियाबाद वासियों को इस ठंड से राहत मिलेगी या फिर ठंड बरकरार रहने वाली है? देखिए पूजा, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में आज जो तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस है और जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जारी किया गया है, उसमें साफ तौर पर आज सूर्य देव के दर्शन लोगों को नहीं मिलेंगे। हालांकि कल राहत मिली थी, लेकिन आज उससे ज्यादा ठंड है क्योंकि फॉग है। फॉग के साथ साथ जो हवा चल रही है उसमें ठीक ठंडक है, उसको शीतलहर भी कह सकते हैं। तो लोग, आम जनमानस है, उसको खासकर भी ठंड का प्रकोप से झेलना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों की जो रैन बसेरा या अलाव की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं धरातल पर धराशायी होती हुई नजर आई है। ऐसी व्यवस्था जो खासकर के लोग जो है रोड पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, तो लोगों से कहा गया था कि सिर और मास्क लगाकर वो चले, हाथ ढककर चले, क्योंकि ये जो ठंड है ये बदन को अंदर सीधे में जाती है और कहीं ना कहीं नमूनिया का शिकार लोग हो जाते हैं। जो खासकर बाइक मरीज होते हैं उनको खासकर इस ठंड से परेशानी होती है, हवा से परेशानी होती है। इसके साथ साथ जो खासकर भी दमे के मरीज हैं या अस्थमा के मरीज हैं, उनको भी खासकर से परेशानी देखने को मिल सकती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अवॉइड करें मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए, क्योंकि जो है जो हवा है, जो शीतलहर की जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकती है। तो यही वजह है कि लोग जो है, जो खासकर भी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो शिक्षा विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, बच्चों को छुट्टी दी गई थी, लेकिन वो छुट्टी कहीं ना कहीं विद्यालय जो है मान नहीं रहे हैं और स्कूल अभी तक लगातार खुल रहे हैं। छोटे बच्चे जो है सुबह सुबह स्कूल जाते हुए दिखाई दे जाते हैं। वहीं अगर जो नौकरी वाले लोग हैं, खासकर भी दिल्ली के बाद एनसीआर के अंदर लोग खासकर भी नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो खासकर उनके लिए परेशानी का सबब है। लोग अपनी तरफ से जो बचाव के जो नुस्खे होते हैं वो आजमा रहे हैं, खास करके खाने में, जैसे कि बाजरे की खिचड़ी खासकर सर्दियों में खाई जाती है, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बुनेरा गज्जक होती है, वो लोग वहाँ खाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी क्रेज बढ़ रहा है, खास चलिए, करके ठीक है। चाय के स्टोर। जयपुर से हमारे संवाददाता दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जब हम बात शीतलहर की करते हैं तो देखिए, राजस्थान के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर शीतलहर की मार काफी ज्यादा लोगों को झेलनी पड़ सकती है। वहां किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं और मौसम कैसा वहां पर बना हुआ है? जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी कर रखा है, तो ज़ाहिर-सी बात है 25 जिलों के लिए राजस्थान के शीतलहर से बचने के लिए जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और इसको देखते हुए तकरीबन 13 ऐसे जिले हैं जिसके अंदर जो है रात का तापमान 6 डिग्री के आसपास रहा है। सीकर जिले की हम बातचीत करें तो सीकर के अंदर -1.7 तापमान दर्ज किया गया है, जो सबसे कम है। इसी के लिए जयपुर की बात करें अपन वर्तमान के अंदर, राजधानी के अंदर आज जो है तापमान बहुत 3 दिन से पिछले धूप निकली हुई है, जिसके कारण आम उमन पर बच्चे और महिलाएं और साथ के अंदर सभी लोग बाहर निकल पा रहे हैं। और अभी मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ की, कि जिस प्रकार से यहाँ पर पार्क के अंदर जो है बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाएं योगा करते हुए नजर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है मौसम विभाग की अलर्ट के बाद भी राजस्थान और गुलाबी नगरी के अंदर जिस हिसाब का दृश्य बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये राहत देता है कि अब भी घर और फ्लैट से निकलकर जो लोग शहरों में फ्लैट्स में रहते हैं, तो आम उन पर धूप पहुंच नहीं पाती है। तो इसका आनंद उठाने के लिए महिलाएं और बच्चे जो अब पार्क में आकर यहाँ पर धूप सेकती हुई नजर आ रही है। बात करें बाकी जो जिलों की, तो कहीं ना कहीं शीतलहर के पहले भी आदेश जारी किए गए थे मौसम विभाग के लिए, तो उसका जो असर देखने को मिला। और वर्तमान स्थिति के अंदर कुछ जगह पर जो है गर्म लाइटें और गर्म चीजों के लिए बचने के लिए सहारे भी लगाए गए हैं। बात करें जो वर्तमान के अंदर पार्क के अंदर जो महिलाएं या वो बच्चे अपने आप में धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये स्थिति आज से 3 दिन पहले तक नहीं थी, क्योंकि कोहरा इतना तेज था जिसके कारण में
बाहर कोई निकल नहीं पा रहा था। और अब इसको देखते हुए थोड़ी सी राहत देखी गई है। गुलाबी नगरी में पिछले 3 दिन से जो है धूप दिख रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले कल में जो है काफी धूप देखने को नहीं मिल सकती है। कोहरे का सामना करना पड़ सकता है और शीतलहर का भी सामना करना पड़ सकता है। 25 जिलों के लिए ऑलरेडी से जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब इसके अंदर कितनी राहत आम वन पर लोगों को मिलती है, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार भी सामने नजर आ रहा है बिल्कुल। और गुलाबी नगरी के अंदर पतंग उड़ाने का एक अलग ही जो है जादू लोगों में नजर आता है। तो इसको देखते हुए सभी तैयारियों में भी जुट चुके हैं और अभी इसको बचाव के लिए भी सभी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि विजिबिलिटी है वो 0 से 5 मीटर की है, जिसके अंदर वाहन चलाते समय सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं, वाहनों का सहारा नहीं ले रहे हैं। पहले जो आमूमन पर पार्कों में जो लोगों की घूमने वालों की तादाद आती थी वो ज्यादा आती थी, अब जो है कम देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले 3 दिन से इसमें थोड़ा सुधार आया है और अब जो बराबर लोग हैं पार्क में भी आ रहे हैं और धूप सेकते हुए भी नजर आ रहे हैं और अलाव का सहारा लेकर कहीं ना कहीं इस सर्दी से बचने के उपाय भी ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आनंद का भी रुक कर लेते हैं। आनंद, देखिए जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रशासन अपने स्तर पर उन लोगों के लिए जो बेसहारा है, सड़कों पर सोने को मजबूर है, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया जाए, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था भी की जाए। तो दिल्ली में क्या धरातल पर इस तरह की तस्वीर नजर आती है? लोगों के लिए तमाम इंतजाम किए गए? जी, अगर बात की जाए प्रशासन की, तो कहीं न कहीं हर ज़िम्मेदारी प्रशासन की होती है। जो भी वो घर से दूर अपना कमाने आते हैं, बेघर होते हैं, उनके लिए रैन बसेरा की लेकर आपने देखिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने पहले भी कई घोषणाएँ की थी, लेकिन अगर आप आज भी उसको धरातल पे देखें तो कई मूलभूत सुविधाएँ जो कि उनको मिलनी चाहिए थी, वो नदारद होती हैं। अगर रैन बसेरे में जाएँ तो आप उसकी खिड़कियाँ टूटी होती हैं और ना ही कोई प्रॉपर इंतजाम होता है कंबल से लेकर तमाम उन चीजों का। आदमी सो रहे होते हैं, उसी के बगल में कोई जानवर सो रहा होता है, तो ये तमाम चीजें कहीं न कहीं उस तमाम आमला प्रशासन पे सवालिया निशान उठता है। लेकिन अगर बात जब प्रशासन की हो तो वो खुद ऐसे हीटर्स पे बैठता है जिनको दुनिया उनके कमरों में बड़ी सुहानी सी लगती है। लेकिन जब उसको धरातल पे लाना होता है, एक मजलूम तक ले जाना होता है, तो वो चीज़ आपको नदारद दिखती है। अगर प्रशासन की बात करें तो तमाम कोर्ट्स गाइडलाइन कई बार दे चुकी हैं कि आपको अलाव की व्यवस्था करनी है, आपको रैन बसेरे को प्रॉपर करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ठंडी से अगर अपनी जान गंवाता है तो वो तमाम प्रशासन के ऊपर सवाल निशान होता है और हमारी इमेज के ऊपर भी कहीं न कहीं सवाल निशान उठाता है। और यही कारण है कि लगातार कोर्ट इस मामले में अपनी एक के बाद एक टिप्पणियाँ करते हुए आए हैं, लेकिन अमला आज भी आप देखेंगे कई जगह आपको सोता हुआ ही मिलेगा, रैन बसेरे टूटे मिलेंगे, अलाव की जगह आदमी आज भी आग जलाने को मजबूर है, जिससे कार्बन हाँ। होता है। कार्बन कहीं न कहीं कार्बन मोनोक्साइड के साथ-साथ गाड़ी के इंजन के धुएँ के साथ-साथ मिलके ग्लोबल वार्मिंग करता है और यही कारण है आप देखिए लगातार धरती गर्म हो रही है। तो कहीं न कहीं हर एक चीज़ की ज़िम्मेदारी थोड़ा-सा एक्टिव प्रशासन को होना चाहिए। इस आलम में आप देखिए लगातार मौसम की मार से दिल्ली एनसीआर के साथ-साथ नॉर्थ इंडिया पूरा, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी इस वक़्त कड़ाके की ठंड है, फॉग है, कोहरा है, तमाम चीज़ें हैं। और यही कारण है कि हर एक की ज़िम्मेदारी बढ़ती है प्रशासन के साथ-साथ बाकी व्यक्तियों की कि अपनी तमाम चीज़ों की तैयारियाँ पूरी करें और किसी भी जनहानि होने से इस चीज़ों को रोका जाए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए वैसे भी ठंड काफ़ी ज़्यादा है। दीपक, ये तो बात हमने करी राजधानी दिल्ली की, लेकिन अगर हम बात राजस्थान की करें तो वहाँ पर देखिए क्या व्यवस्था प्रशासनिक लेवल पर किए गए हैं और अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि JN.1 वेरिएंट के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेशक अभी स्पीड थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन हर रोज़ मामला मिलना अपने आप में ये भी एक चिंताजनक विषय है। बिल्कुल, प्रशासनिक तौर की आपने बातचीत की तो प्रशासनिक तौर पर अभी 3-4 दिन पहले देखा गया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जो है रात को निकले और सुव्यवस्था देखने के लिए जगह-जगह जहाँ पर रात को लोग रुक रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था देखने के लिए खुद सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं संदेश देता है जब सूबे के मुख्यमंत्री अगर सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं में लग जाए तो जाहिर सी बात है कि उस राज्य की व्यवस्था कैसी होगी ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है। बात की आपने प्रशासनिक तरीके की और साथ के अंदर हॉस्पिटलिटी की, तो वर्तमान में जो सबसे बड़ा अस्पताल है राजधानी जयपुर का और जयपुर के अलावा राजस्थान भर के पेशेंट्स जहां पर आते हैं तो वो SMS अस्पताल है। यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ का भी विजिट मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है
और व्यवस्थाओं को देखा गया है कि किसी भी तरीके से अगर किसी चीज की कमी अगर खलकती है तो उसको पूर्ण रूप से पूरा किया जाए, ताकि आने वाले मरीजों के लिए किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक। तो इस लिहाज से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा चुकी है और यहाँ पर जगह जगह पर जाके मुख्यमंत्री खुद इस चीज का निरीक्षण कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण जो है परेशान ना हो, और परेशानी इतनी ना हो कि जिसकी वजह से प्राण त्यागने को मिल जाए, क्योंकि पहले कई ऐसे केस देखे गए हैं जिसके अंदर ठंड से प्राण तक निकल जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। बिल्कुल हैदर, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जब हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, कई ऐसे एनएच हैं, यहाँ पर नेशनल हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, जहाँ से लाखों वाहन हर रोज गुजरते हैं, और ऐसे में आपको वो समय भी याद होगा जब खबरें सामने आई थी एक साथ कई गाड़ियों के कोलाब हो जाने की, टकरा जाने की। तो क्या गाड़ियां अगर स्पीड में चलती भी है, वैसे तो हम भी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि आप रफ्तार जो है अपने वाहन की वो कम रखें, लेकिन क्या इसको लेकर भी प्रशासनिक लेवल पर व्यवस्था की गई है ताकि लोगों के मन में खौफ रहे अगर वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो? गाजियाबाद में जहाँ दिल्ली के आसपास गाजियाबाद के हाईवे लगे हुए हैं, इन पर हर साल स्पीड को कम करने के लिए, यानी कि जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे चलते थे उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की आदेश जारी किए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से इस पर गौर नहीं किया गया है, क्योंकि जगह जगह एक जो स्पीड लिमिट का होता है, जो भी लगे होते हैं। चलिए ठीक है, आपका रुख करूंगी। मोगा से हमारे संवाददाता राकेश लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में बढ़ते ठंड को लेकर मोगा में, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रामीण इलाके भी हैं और बहुत से बच्चे भी होंगे, महिलाएं होंगी, तो ठंड को लेकर वहां पर प्रशासनिक लेवल पर क्या बेहतर व्यवस्था की गई है? स्कूल में किस तरह के प्रबंध किए गए बच्चों के लिए? ये तमाम जानकारी आपसे चाहूंगी। जी, मुझे बिल्कुल बात की जाए, जैसे कि प्रशासन की तरफ से जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, इसको लेकर अभी हमारे एरिया में इतनी कोई परेशानी नहीं है। पर लेकिन अगर बात की जाए स्कूलों की, तो स्कूलों को लेकर प्रशासन की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से 14 तारीख तक जो है छुट्टी कर दी गई, और उससे ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो उनको बता दिया गया है, 14 तारीख के बाद पता लगेगा कि आगे का कैसा मौसम रहता है और आगे जो त्योहार है उसको लेकर आगे क्या इंस्ट्रक्शन आती है, वो अभी 14 तारीख के बाद देखना होगा। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब में तो शीतलहर का भी जो अनुमान है वो मौसम विभाग ने जताया है और कहा है कि पंजाब में काफी ज्यादा कोल्ड वेव का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, कोहरे के बाद अभी भी जो है पंजाब में लोगों को झेलनी पड़ रही है, रोज जो एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम विभाग ने कल जो है अलर्ट जारी किया, रेड अलर्ट पंजाब में जारी कर दिया गया। उसको लेकर अगले 4 दिनों में अगर देखा जा सकता है कि जीरो विजिबिलिटी की भी संभावना हो सकती है, तो इसको लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को जो अगर काम है तो निकलने की हिदायत दी गई है, गर्म कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। जी पूजा। चलो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आगे ये ठंड और ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ठंड से जो सावधानी है वो ज़रूर बरतें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।